एप्पल के लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इनसे खुश नहीं है और उसकी वजह हम हैं इंडियंस। उसके बाद हम बात करेंगे कैसे अब गूगल ने सैमसंग को बाय बाय कर दिया है। फिर ओप्पो और रियलमी पे एक बड़ा छापा पड़ गया है क्योंकि इनके अकाउंट्स में गड़बड़ मिली है। और लास्ट में हम थोड़ी टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड न्यूज की बात करेंगे। तो वेलकम टू द 26th एपिसोड ऑफ नो नेम सीरीज। आज हमारे पास टोटल 4 न्यूज स्टोरीज हैं। शुरुआत हम एप्पल वाली से करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप एप्पल को पनिश करने की प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि एप्पल फुल फोर्स में इंडिया में आईफोन्स की प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। और ट्रंप बोल रहे हैं टिम कुक आई हैव अ प्रॉब्लम विद यू। अब एक बार पूरी कहानी समझते हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो सबसे पहले एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। एप्पल ने पिछले कुछ सालों में चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग को ग्रेजुअली शिफ्ट करना स्टार्ट करा है और इसका प्राइम रीजन है चाइना और यूएस के बीच में जो टेंशंस बढ़ रही हैं। और एप्पल का डिजायर भी है कि वो एक सिंगल कंट्री पर डिपेंडेंट ना रहे। तो 2025 के अप्रैल में एप्पल ने रिकॉर्ड 2.9 मिलियन आईफोन्स इंडिया से यूएसए एक्सपोर्ट किए, 76% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। और एप्पल का टारगेट है कि 2026 तक जितने भी आईफोन्स यूएस में सेल होंगे उनका मेजॉरिटी पोर्शन इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा। अब इस सब के बाद एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रंप की। एक रीसेंट रैली में ट्रंप ने बोला टिम कुक इज बिल्डिंग इन इंडिया, I don't like that. I'll impose 25% tariffs on iPhone made outside the US. यानी कि अगर आपका आईफोन इंडिया में बना है तो ट्रंप उस पे 25% का टैक्स लगाएंगे क्योंकि उनका कहना है कि एप्पल को अमेरिका में ही मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए। लेकिन टिम कुक क्वाइटली अपना गेम खेल रहे हैं क्योंकि वो ट्रंप की स्टेटमेंट का ऑफिशियली जवाब नहीं देते। लेकिन एप्पल की इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। फॉक्सकॉन जो आईफोन बनाता है उसने तमिलनाडु में 12,800 करोड़ का नया प्लांट अनाउंस किया है जिससे 14,000 जॉब्स बनेंगी। और अगर एक आईफोन यूएस में बनेगा तो उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। एक यूएस मेड आईफोन $3,500 तक का हो सकता है क्योंकि अगर टैरिफ्स बढ़ेंगे तो या तो एप्पल अपना प्राइस बढ़ा सकता है या फिर अपने मार्जिन्स कट कर सकता है। आपको पता ही है वो क्या करेगा। लेकिन इस सारे ड्रामा के बीच में हमारे लिए ये एक गोल्डन मोमेंट है। एप्पल जैसे ब्रांड का इतना ज्यादा ट्रस्ट दुनिया को यह दिखाता है कि इंडिया अब सस्ता चाइना नहीं है। हम एक टेक सुपर हब बनने के डायरेक्शन में है। इससे जॉब्स बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ेगा और ग्लोबल विजिबिलिटी भी मिलेगी। और ट्रंप का स्टैंड पॉलिटिकली तो बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन प्रैक्टिकली ये थोड़ा वीक है। और एप्पल जैसे ग्लोबल ब्रांड के लिए सप्लाई चेन पॉलिटिक्स से नहीं चलती, वो इकोनॉमिक्स और लॉजिस्टिक्स से चलती है। और आज के टाइम में ग्लोबल सप्लाई चेन तो एक जिगसॉ पजल है और एप्पल इंडिया पे एक स्मार्ट लॉन्ग टर्म बेट ले रहा है। अगर ट्रंप एप्पल को पनिश करते हैं तो वो सिर्फ एप्पल को नहीं यूएस कंज्यूमर्स को भी पनिश कर रहे होंगे। तो यूएस को मेड इन इंडिया वाला आईफोन लेके खुश होना पड़ेगा क्योंकि कस्टमर्स यूएस वाले आईफोन के प्राइसिंग से खुश नहीं होंगे। और एक चीज जिससे कस्टमर्स खुश नहीं है वो है गूगल टेंसर। और इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है क्योंकि एक्चुअल में क्या है, सैमसंग के इंटरनल स्ट्रगल्स आए दिन बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि इनका सेमीकंडक्टर डिवीजन कुछ ज्यादा ही दिक्कत में है। सैमसंग के ना 2 मेन डिविजन्स है। एक है सिस्टम एलएसआई जो एक्सिनोस प्रोसेसर और आइसोसेल सेंसर को डिजाइन करता है। दूसरा है फाउंड्री जो इन प्रोसेसर्स को मैन्युफैक्चर करता है और यही गूगल जैसे थर्ड पार्टी क्लाइंट्स के लिए भी प्रोसेसर्स बनाता है। और प्रॉब्लम आप सब जानते हो, एक्सिनोस की अगर हम हिस्ट्री उठा के देख लें तो पास्ट से लेके अब तक ये इतने कुछ खास रहे नहीं है, अभी जाके थोड़ा बहुत फिक्स हुआ है। और सिर्फ इसी चक्कर में इनका सिस्टम एलएसआई डिवीजन लॉस में है। इवन इस साल भी सैमसंग अपने S25 सीरीज में एक्सिनोस 2500 की जगह 8 Elite यूज कर रहा है। तो जब ये खुद ही अपनी चिप्स को यूज नहीं करेंगे तो बाकी कोई और क्यों करेगा। और स्मार्टफोन कंपनीज में गूगल इनका एक मेजर पार्टनर था और अब वो इनसे अपनी चिप्स बनवाने की जगह TSMC से बनवाने जा रहा है। मतलब कि अब टेंसर G5 सीधा मेड बाय TSMC आएगा। ये चेंज गूगल के लिए भी इंपॉर्टेंट था ताकि ये परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और लॉन्ग टर्म वैल्यू प्रोवाइड कर पाए। सैमसंग को अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कई सालों से क्रिटिसिज्म मिल रहा है। ओवरहीटिंग इश्यूज, इनकंसिस्टेंट यील्ड रेट और ओवरऑल पावर एफिशिएंसी में TSMC के मुकाबले ये पीछे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, गूगल ने टेंसर G5 के अलावा अगले 4 सालों की डील TSMC से अब भी साइन कर ली है। तो अगर अब सैमसंग के पास कस्टमर्स नहीं होंगे तो ये प्रॉफिट कहां से लाएंगे। गूगल के इस डिसीजन के बाद सैमसंग का चिप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और वीक हो गया है। इसलिए अब सैमसंग ने अपने LSI और फाउंड्री डिवीजन को मर्ज करने का प्लान बनाया है। इस मर्जर से इनका ये गोल है कि ये चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को एक सिंगल यूनिफाइड टीम के अंडर लाया जाए जिससे बेटर कोऑर्डिनेशन, फास्टर R&D और प्रोडक्शन थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया जा सके। ये मॉडल कुछ हद तक TSMC के वर्टिकली इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर से ही इंस्पायर्ड है क्योंकि वहां डिजाइन और फैब्रिकेशन एक ही जगह होती है। सैमसंग ने इसके लिए चिप डिवीजन के हेड को भी चेंज किया है। अब नए चीफ उनको बना दिया गया है जो पहले सैमसंग के मेमोरी चिप बिजनेस को लीड कर रहे थे। इनके पास AI और सेमीकंडक्टर स्ट्रेटेजी का एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है। लेकिन एक साइड की रियलिटी ये भी है कि सैमसंग अभी भी मेमोरी चिप्स में एक ग्लोबल लीडर है लेकिन प्रोसेसर्स की रेस में वो काफी पीछे है। फाउंड्री बिजनेस में TSMC का 60% प्लस मार्केट शेयर है।
एंड ये अभी तक उनसे कम्पीट नहीं कर पाए। अब सैमसंग की हालत ऐसे खराब है और हमारे देश में ओप्पो और रियलमी की हालत गवर्नमेंट ने खराब कर दी है। तो इंडिया के ऑडिटर्स ने ओप्पो और रियलमी को कंसर्न्स दिखाए हैं कि वो अपने अकाउंट्स को सही से हैंडल नहीं कर रहे। ऑडिटर मतलब एक ऐसा एक्सपर्ट जो कंपनी के पैसों के हिसाब को चेक करता है। और इन कंपनीज पे पहले भी कुछ एलिगेशंस लगे हुए हैं, जैसे कि अपने इंपोर्ट टैक्सेस को सही से पे ना करना, इनकम टैक्स सही से ना भरना और इलीगल मेथड से इंडिया के बाहर पैसे भी भेजे हैं, जिन पे इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। अब अगर स्पेसिफिकली ओप्पो का बताऊं तो इनको पिछले कुछ सालों से बहुत सारे बिजनेस लॉसेस हुए हैं, जिससे कि इनकी नेटवर्थ नेगेटिव 3551 करोड़ हो गई है। और इनके ऊपर इतने सारे लीगल केसेस हैं जिनके आउटकम्स अभी तक आए नहीं है। और जब भी वो आएंगे और अगर वो ओप्पो के फेवर में नहीं आते तो इनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ओप्पो इंडिया के ऊपर लगभग 4100 करोड़ का कर्जा है, जिसमें कुछ पैसा ओप्पो चाइना से लिया गया है और कुछ इंडियन बैंक से, और इन्हें एक साल के अंदर अंदर एक बड़ा हिस्सा रीपे भी करना है। और कंसिडरिंग कि इनकी नेटवर्थ उतनी सही नहीं है तो इस पे श्योरिटी नहीं है कि ये अपने लोन्स को सही से पूरा कर पाएंगे या नहीं। अब आप ये कह सकते हो कि ओप्पो की पेरेंट कंपनी जो चाइना में ऑपरेट करती है वो इनकी हेल्प कर दे, लेकिन उसमें एक बड़ी दिक्कत है, क्योंकि 2020 में जब इंडिया चाइना के टेंशन्स बढ़ रहे थे तो हमने एक रूल पास किया था जिसका नाम है प्रेस नोट 3 रूल। ये रूल कहता है कि अगर कोई कंपनी ऐसी कंट्री से है जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है और अगर वो किसी इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसे इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। और ये अप्रूवल प्रोसेस बहुत स्लो है और इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। और अगर पैसे नहीं आए तो ओप्पो को यहाँ से अपना बिजनेस भी चलाना है, डेट्स भी पे करने हैं और लीगल इश्यूज को भी हैंडल करना है। तो श्योरिटी ना होने की वजह से ओप्पो चाइना से हेल्प लेना भी काफी डिफिकल्ट है। और ऐसे तो ओप्पो ने FY24 में प्रॉफिट किया है, लेकिन एक साल के प्रॉफिट से पिछले इतने सारे सालों के लॉसेस कवर नहीं हो सकते। सो ओप्पो इज इन अ ह्यूज प्रॉब्लम। नेक्स्ट, रियलमी के साथ क्या हुआ कि इनके रिकॉर्ड्स में कुछ गड़बड़ है। ऑडिटर के हिसाब से रियलमी ने जब कोई सामान खरीदा तो उसका जो प्राइस था वो रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रहा, और कुछ सामान मंगवाया तो गया था लेकिन उसकी डिलीवरी का कोई प्रूफ नहीं था। तो ऑडिटर इन सब चीजों को डबल चेक नहीं कर पाया। ये बिल्कुल वैसा ही है कि सर मेरी कॉपी मेरे बैग में थी, मुझे मिल नहीं रही, लेकिन मेरे को आपकी कसम मैंने काम किया था। और इन्वेस्टर्स वगैरह तो सभी इसी चीज पे रिलाई करते हैं। अगर ऑडिटर ने कहा कि इनके अकाउंट्स में दिक्कत है तो कंपनी को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। और ये रिपोर्ट्स आई भी ऐसे टाइम पे है जब पिछले 4-5 साल से इंडियन अथॉरिटीज चाइनीज ब्रांड्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है। और एक कंपनी और है जिसे गवर्नमेंट बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है, वो है VI। इसी जमाने में VI देश का सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर हुआ करता था और आज ये कंपनी सर्वाइव करने के लिए भी स्ट्रगल कर रही है। और रिसेंट में टेलीकॉम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट भी दिया था जिसमें उन्होंने साफ कहा कि वोडाफोन आइडिया एक प्राइवेट कंपनी है, उनके खुद के लोन्स, लॉसेस और पेमेंट्स के लिए उन्हें खुद ही रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही इनकी कंपनी में 49% इक्विटी ले ली थी। तो अब उनके एंड से मदद का कोई चांस नहीं है। और ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि सरकार अब और बेल आउट नहीं देगी। इसके ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने भी कंपनी की एक बहुत बड़ी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है। VI ने कोर्ट से कहा कि उसके ऊपर जो 83,000 करोड़ के पुराने ड्यूज हैं उन पे लगने वाली इंटरेस्ट और पेनल्टी को हटा दिया जाए। कोर्ट ने ऑब्वियसली मना कर दिया। अब दिक्कत यह है कि वोडाफोन आइडिया के पास हर साल 90 to 100 करोड़ रुपए आते हैं, लेकिन इनको तो 18,000 करोड़ हर साल चुकाना पड़ेगा। मतलब पैसा आधा है और उधार डबल है। और इस सब के बीच बैंक ने भी नए लोन्स देने से मना कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कंपनी का मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। VI ने अभी तक 5G रोल आउट भी प्रॉपर तरीके से नहीं किया है और रूरल कवरेज में एयरटेल और जियो से ये काफी पीछे है। एनालिस्ट मानते हैं कि अगर ये सिचुएशन ऐसी ही चली तो 2026 के बाद से ये कंपनी बंद भी हो सकती है। अब इनके पास दो ही ऑप्शन है। नंबर 1, या तो कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आ जाए या फिर कोई चमत्कार हो जाए, क्योंकि और तो कोई रास्ता नहीं है। और इनके साथ चमत्कार हो ना हो, BSNL के साथ जरूर हुआ है, क्योंकि BSNL ने 2024 के 4th क्वार्टर में 280 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है और ये इनका लगातार दूसरा प्रॉफिटेबल क्वार्टर है। और ऐसा पिछले 18 सालों में पहली बार हुआ है, क्योंकि इससे पहले BSNL हमेशा लॉसेस में रहता था, क्योंकि इन्होंने कुछ टाइम पहले ही एक नई स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है जिसमें इन्होंने 4G रोल आउट और अपने फालतू खर्चों को कम करने पे फोकस किया। सरकार ने इनको 1.64 लाख करोड़ का रिवाइवल पैकेज दिया था। जब इतना पैसा दोगे तो उसका इंपैक्ट तो दिखेगा। FY25 में BSNL का टोटल रेवेन्यू 20,840 करोड़ तक पहुंच गया, जो कि पिछले साल के 19,330 करोड़ से 7.8% ज्यादा है। और सबसे बड़ा सरप्राइज था इनका एबिटा, जो कि 2164 करोड़ से डबल होके 5396 करोड़ पहुंच गया। फाइनली अब ये कंपनी भी थोड़ी डायरेक्शन पकड़ रही है। आई होप इनका नेटवर्क भी ऐसी ही डायरेक्शन पकड़े, क्योंकि वहां लोग काफी निराश रहते हैं। इनको एक बेंचमार्क सेट करना चाहिए जिससे कि लोग इनके ऊपर भरोसा कर सके। और बेंचमार्क से याद आया, फोन में जो भी बेंचमार्क्स आप देखते हो उनकी रियलिटी हमने इस वीडियो में कवर कर रखी है। काफी सारा झोल है। बाकी मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम देवांशु एंड आई एम ऑलवेज ऑन लीव, जस्ट समटाइम्स अपीयर। बाय बाय।